करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बात रूस और यूक्रेन युद्ध की। पुतिन के लाख वार्निंग के बावजूद फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है कि बेलारूस में तैनात हो रहे परमाणु बम नहीं हटाए जाएंगे, जो पुतिन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। और ऐसे में पुतिन कोई बड़ा और अहम फैसला ले सकते हैं। बेलारूस और लाटविया के बॉर्डर के बीच की दूरी 172 किलोमीटर है। बेलारूस से लिथुआनिया के बॉर्डर के बीच की दूरी भी 171 किलोमीटर के करीब है। बेलारूस से पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 419 किलोमीटर है। नब्बे दिन और बस 90 दिन, फिर ना महायुद्ध की नौबत रह जाएगी, ना जवानों का खून बहेगा, ना कूटनीति होगी, ना आलोचना की गुंजाइश होगी। एक धमाका होगा और सब तबाह। धुआं, धुआं और सिर्फ धुआं। नेस्त नाबूद हुई इन इमारतों को कब्रगाह में बदलते आप देख रहे हैं ना। ये यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत की तस्वीरें हैं। कुछ भी नहीं बचा। जिंदगी सेकंड के जलजले में जल गई। युद्ध की विभीषिका में 6 लोग राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अधूरी ख्वाहिशों की बलि चढ़ गए। बखमूत में भी यही हुआ, सोलेदार में भी यही हुआ, अब दिविका में भी ऐसा ही हुआ, लुहांस्क में भी यही हुआ। कहीं कुछ नहीं बचा है। ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन के आम लोगों की मौत का सबब बन गई। शहर दर शहर कफन ओढ़कर सो गए। इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीर उस वक्त होगी जब बेलारूस से रूस की मिसाइल परमाणु हथियार लेकर लाटविया, लिथुआनिया या पोलैंड की ओर उड़ेंगी। कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद यह कभी भी हो सकता है। यह वही तारीख है जिस दिन पुतिन के ऐलान के मुताबिक बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कंप्लीट हो जाएगी। पहले पुतिन ने कहा बेलारूस में तैनात होंगे रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार। अब बेलारूस में रूस के राजदूत बोरिस ग्रीज़लव ने ऐलान किया है कि जिन परमाणु हथियारों की तैनाती बेलारूस में हो रही है, उसका रुख बेलारूस में पश्चिमी हिस्से में किया जा रहा है। बेलारूस के पश्चिम का नक्शा आप समझ चुके हैं कि पुतिन के टारगेट पर लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड तीनों हैं। ये तीनों देश नेटो के सदस्य देश हैं। तीनों को पुतिन एक साथ रौंदना चाहते हैं, क्योंकि ये देश छोटे से ही ज़ेलेंस्की की जिंदगी की तरह युद्ध की सांस बने हुए हैं। पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप जो यूक्रेन पहुंचती है, उसकी मेन लाइन पोलैंड है। पोलैंड के रास्ते हथियार पहुंचना बंद होने का मतलब है यूक्रेन की सेना का मेन रसद कनेक्शन काट देना। पुतिन ये काम अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से करना चाहते हैं। लाटविया और लिथुआनिया उन देशों में शुमार है जिन्होंने यूक्रेन को अपने से जितना बन सका सपोर्ट किया। रूस की सीमा के पास ये छोटे देश नेटो के ठिकाने हैं। पुतिन इन ठिकानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, क्योंकि तभी ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो सकेगी और युद्ध का निष्कर्ष निकल पाएगा। पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल वाली चाहत और पोलैंड के बॉर्डर के बीच नेटो बैठा है। दुनिया के किसी भी देश के लिए एक साथ 30 देशों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पुतिन के पास विकल्प कम बच गए हैं। उनके और उनके बेहद खास दिमित्री मेदवेदेव हो या बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की परमाणु धमकी हो, इन धमकियों का असर नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले लुकाशेंको ने फिर परमाणु धमकी दी है। सुनिए। Не переступим инициативно границу Беларуси. Никогда. Нам достаточно своей земли. Я только что говорил о демографической безопасности. Дай Бог нам 2 раза больше людей на этой территории, чем есть сейчас.
यही नहीं, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन से भी एक हाथ आगे हैं। उनका कहना है कि वो चाहेंगे कि रूस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात करें। मतलब टैक्टिकल हथियारों का निशाना सिर्फ पोलैंड, लाटविया या लिथुआनिया ही क्यों, फिनलैंड और स्वीडन तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को बेलारूस में क्यों न तैनात किया जाए। बेलारूस इस वक्त रूस यूक्रेन जंग का पावर सेंटर बन गया है। बेलारूस ने पिछले साल रूस को इजाजत दी थी कि वो अपने सैनिकों को उसकी जमीन से यूक्रेन भेज सकता है। 1990 के बाद पहली बार देश से बाहर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती पर रूस ने क्या कहा है समझिए। क्योंकि अमेरिका चाहकर भी इस परमाणु हथियारों की तैनाती से रूस को रोक नहीं पाएगा। रूस का कहना है कि बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती ठीक उसी तरह होगी जैसे अमेरिका ने नेटो देशों में अपने परमाणु बम तैनात किए हैं। अमेरिका के दुनिया भर में कितने परमाणु ठिकाने हैं उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले पुतिन परमाणु बम और बर्बादी के बीच बैठे नेटो का चार्टर क्या कहता है, देख लीजिए। क्योंकि नेटो के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुटता के साथ दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। नेटो की सदस्य संख्या इस वक्त अमेरिका, यूरोप और उत्तर अमेरिका के सदस्य देशों के साथ 30 है। फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश भी नेटो जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहते हैं और यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से रोकने के लिए ही पुतिन ने हमला भी किया है। के मारे जाने और सत्ता से बेदखल करने के दावों के बीच यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक उसने पुतिन के सबसे वफादार कमांडर को मार गिराया है, जबकि रूस का दावा इससे ठीक उल्टा है। रूस के मुताबिक उसके वॉर हीरो की मौत की खबर बेहद सन्न करने वाली है। बखमूत में कहर बरपाने के बाद रूस की सेना आगे की तरफ कूच कर चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की सेना ने बखमूत के किले को करीब करीब फतह कर लिया है। इस बीच यूक्रेन से बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है। जिसके मुताबिक यूक्रेन ने बखमूत को रूस से वापस पाने का सीक्रेट प्लान तैयार किया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की आर्मी पर जिस हथियार से काउंटर अटैक करेगी, वो घातक हथियार भी उसके बेड़े में पहुंच चुका है। बखमूत में रूस पर यूक्रेन के पलटवार का सीक्रेट प्लान आपको आगे बताएंगे। अभी आपको एक ऐसी खबर बता देते हैं जिसे लेकर रूस के अपने दावे हैं तो यूक्रेन के अपने। खबर बेहद सनसनीखेज है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने रूस के खूंखार कमांडर दिमित्री लिसिस्की को मार दिया है, जबकि रूस के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री लिसिस्की ने खुदकुशी की है। ऐसे में सवाल यह है कि पुतिन के इस वफादार ने सचमुच सुसाइड किया था या फिर कर्नल दिमित्री की मौत में यूक्रेन का हाथ है। हकीकत का पर्दाफाश करेंगे। रूस और खासकर पुतिन के लिए कर्नल दिमित्री कितने अहम थे, ये भी आपको बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि रूस के प्रति वफादारी और युद्ध के मैदान में बहादुरी के लिए पुतिन ने 2015 में कर्नल दिमित्री लिसिस्की को रूस के सबसे बड़े सम्मान हीरो ऑफ रशिया मेडल से नवाजा था। एक तरफ यूक्रेन में अंगारे बरस रहे हैं, लगातार बारूदी हमले हो रहे हैं
और दूसरी तरफ रूस के टॉप कमांडर की संदिग्ध मौत से मॉस्को से लेकर कीव तक कोहराम मच गया है। 2014 में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत के जिम्मेदार कर्नल दिमित्री लिसिस्की की 9 साल पुरानी कहानी से ज्यादा डरावना किस्सा 2022 का है। कर्नल दिमित्री रूस की 247वीं एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट की 1st एयरबॉर्न असॉल्ट बटालियन के कमांडर थे। रूस की इसी रेजिमेंट ने बीते साल यूक्रेन के बूचा में भयंकर कहर बरपाया था, जहां नरसंहार के बाद पूरे शहर का मंजर कब्रिस्तान सरीखा हो गया था। बूचा की खौफनाक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। इसके बाद खबर आई कि 9 सितंबर 22 को यूक्रेन के रैपिड काउंटर अटैक ने खेरसॉन इलाके में कर्नल दिमित्री की पूरी यूनिट को तबाह कर दिया। बड़ी बात यह कि रूस की जिस एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट से कर्नल दिमित्री का ताल्लुक था, उसी एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट पर 2014 में यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में 366 सैनिकों और नागरिकों के नरसंहार का आरोप है। तब भी रूस की 247वीं एयरबॉर्न असॉल्ट रेजिमेंट की 1st एयरबॉर्न असॉल्ट बटालियन के चीफ कर्नल दिमित्री ही थे। साल 2014 में इलोवाइस कॉल्ड्रॉन में कर्नल दिमित्री की अगुवाई में रूस की सेना ने भीषण तबाही मचाई थी। ऐसे में यूक्रेन कर्नल दिमित्री को सबसे बड़ा विलन तो रूस अपना सुपर हीरो मानता था, लेकिन दावे के मुताबिक 2022 की जंग से पुतिन का यह कमांडर इतना परेशान और हताश हो गया कि उसने खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। रूस के मुताबिक एस्टोरोपोल शहर के अपने फ्लैट में कर्नल दिमित्री ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। तो यूक्रेन का दावा है कि उसने कर्नल दिमित्री को मारकर 2014 के नरसंहार का बदला लिया है। क्या सचमुच यूक्रेन ने 2014 का बदला अब लिया है? फिलहाल इसे लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बीते 13 महीने से जारी जंग में अपने बेहद अहम किले बखमूत को गंवाने के बाद यूक्रेन ने इसे वापस पाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। दावे के मुताबिक अप्रैल से मई के बीच यूक्रेन बखमूत में रूस पर पलटवार करेगा, जिसमें सबसे बड़ा हथियार ब्रिटेन से मिला चैलेंजर 2 टैंक होगा। ये टैंक यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। टेस्ट ड्राइव खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री कर चुके हैं। Marvelous. Ben, Secretary of Defense of the United Kingdom. It's a very good stuff. Thank you very much from Ukraine to the United Kingdom. इससे पहले यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने सोशल मीडिया पर इस टैंक को जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में उतारने का ऐलान भी किया था। चैलेंजर 2 टैंक के इस्तेमाल की बारीकियां यूक्रेन के सैनिक ब्रिटेन जाकर सीख चुके हैं। पूरे 21 दिनों तक ज़ेलेंस्की के सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी ने चैलेंजर 2 टैंक से दुश्मन पर हमले की ट्रेनिंग दी थी। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत तो फरवरी 2022 में हुई थी, लेकिन बीते 7 महीने से पुतिन की आर्मी का फोकस बखमूत को जीतने पर था, ताकि पूर्वी यूक्रेन के बाकी शहरों पर कब्जे का रास्ता तैयार हो सके। कभी 70,000 की आबादी वाला यह शहर अब वीरान हो चुका है, क्योंकि रूस के जमीन और आसमान से भयंकर हमले में बहुत लोग मारे जा चुके हैं और बचे खुचे लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। रूस की सेना अब धीरे धीरे बखमूत से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यूक्रेन को जर्मनी से लेपर्ड 2 और ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक मिलते ही उसका हौसला बुलंद हो गया है।
लिहाजा ज़ेलेंस्की की सेना ने बखमूत में बाजी पलटने के लिए ब्रिटिश टैंक चैलेंजर 2 को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। करीब 50 करोड़ का टैंक चैलेंजर 2 एक 120 mm की राइफल गन और एक 7.62 mm मशीन गन से लैस है। ये टैंक दुश्मन देश के टैंकों को बर्बाद करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये ब्रिटेन का इकलौता 24 घंटे और हर मौसम में सबसे कारगर टैंक है। करीब 27 फीट लंबे इस टैंक पर 4 क्रू मेंबर होते हैं। इसकी ऑन रोड रेंज 547 किलोमीटर और ऑफ रोड रेंज 257 किलोमीटर है। चैलेंजर 2 टैंक की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ब्रिटिश आर्मी के मुताबिक करीब 75 टन वजनी ये टैंक रूस के सोवियत काल के तमाम टैंकों पर भारी पड़ेगा। अब ज़ेलेंस्की और उनके 54 मददगार देशों का भी मानना है कि यूक्रेन के सैनिकों को अगर बखमूत का किला वापस पाना है तो इसके लिए यूक्रेन में मौजूद ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक सबसे घातक हथियार साबित हो सकते हैं। यूक्रेन को अमेरिका से भी एब्रम्स टैंक्स मिलने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच अप्रैल और मई के बीच ज़ेलेंस्की की आर्मी इन टैंकों के बूते रूस के हाथों कोई बखमूत की जमीन वापस पा लेगी? और रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया है कि उसने ज़ेलेंस्की की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जो अगर कामयाब हो जाती तो रूस यकीनन बैकफुट पर आ जाता। कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रंगे हाथ पकड़े गए। एफएसबी के ये दावे अगर सच हैं तो यकीन मानिए नाटो और अमेरिका मानेगा कि ज़ेलेंस्की ने बड़ा स्कैंडल किया है। जंग के दौरान सबसे बड़ा स्कैंडल। न्यूक्लियर बॉम्बर हाईजैक करने की साजिश। एफएसबी ने किया साजिश का पर्दाफाश। ज़ेलेंस्की का रिश्वत कांड। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है और जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच प्यार यानी भाईचारा तो बचा नहीं है। लिहाजा जंग जीतने के लिए दोनों साम दाम दंड भेद यानी हर तरीका अख्तियार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से जारी जंग के दौरान रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ने यूक्रेन के एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। और अगर एफएसबी का ये दावा सच है तो यकीनन जंग के दौरान अब तक इससे बड़ा स्कैंडल खुला नहीं है। इतना ही नहीं, एफएसबी के इस दावे का सीधा मतलब ये है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। आरोप रूस के पायलटों को रिश्वत देने का। आइए अब आपको इस स्कैंडल के बारे में बताते हैं। एफएसबी के मुताबिक दरअसल दिसंबर 2022 में रूस के एक न्यूक्लियर बॉम्बर व्हाइट स्वान यानी TU-160 को उड़ाने वाले एक इंजीनियर के अमेरिका भाग जाने के बाद रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी बड़ी चौकन्नी हो गई थी। लिहाजा वो अपने हर बड़े अधिकारी पर नजर रख रही थी। इसी दौरान उनके हाथ एक पायलट लगा जो अपने फाइटर जेट के साथ यूक्रेन भागने की तैयारी कर रहा था। एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन के जासूस रूसी पायलटों को उनके फाइटर जेट के साथ यूक्रेन आने का लालच दे रहे थे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक रेट कार्ड भी फिक्स किया हुआ था। SU-34 के लिए $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 22 लाख रुपए, SU-24 के लिए $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 22 लाख रुपए, TU-22 के लिए $2 मिलियन यानी करीब 16.5 करोड़ रुपए।
Su-24 और Su-34 रूस के घातक मल्टी रोल फाइटर जेट है और Tu-22 एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है। एफएसबी का दावा है कि इस ऑपरेशन में नेटो देशों की खुफिया एजेंसियां भी यूक्रेनी एजेंट्स के साथ शामिल थी और उसने इस ऑपरेशन में शामिल यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स और उनके सहयोगियों की पहचान कर ली है। एफएसबी के मुताबिक इस ऑपरेशन की निगरानी नेटो की स्पेशल सर्विसेज ने की और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कंसोर्शियम बेलिंगकैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिस्टो ग्रोजेव भी साजिश में शामिल थे। एफएसबी के मुताबिक ग्रोजेव ने एक यूक्रेनी एजेंट की मदद से मॉस्को के एक पायलट से संपर्क किया था। उन्होंने किसी भी पायलट को रूसी लड़ाकू विमान को हाईजैक कर यूक्रेन में उतारने के लिए $4000 की अग्रिम भुगतान की पेशकश भी की थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सफल रहने पर रूसी पायलट से कहा गया था कि उसे पैसे के साथ साथ यूरोपीय संघ के किसी भी देश में परिवार समेत बसाया जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी पूरा भरोसा दिया गया था। लेकिन इससे पहले रूस का एक भी फाइटर जेट पायलट यूक्रेन भाग पाता, एफएसबी ने इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। अगर एफएसबी का ये दावा सच है तो यकीनन अब तक यूक्रेन जंग में इससे बड़ा रिश्वत कांड का खुलासा नहीं हुआ है। एफएसबी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रिश्वत कांड का खुलासा तो कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास की जंग में अपना एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया है जो अपने एक वार से दुश्मन को जलाकर खाक कर सकता है, और इस हथियार का नाम है TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम कितना खतरनाक है। आप खुद आग बरसाते इस हथियार की तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये हथियार कितना घातक है। TOS-1A को फ्लेम थ्रोअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथियार थर्मोबैरिक वॉरहेड मिसाइलें दागने में सक्षम है। थर्मोबैरिक मिसाइल जहां फटती है वहां हवा से ऑक्सीजन सोख लेती है। इसे एरोसोल बम या वैक्यूम बम भी कहा जाता है। हैरानी तो इस बात की है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद एक वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को यह बताया कि उसने डॉनबास की जंग में अपने TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम को उतार दिया है। TOS-1A मिसाइल सिस्टम टैंक माउंटेड लॉन्चर सिस्टम है। रूस इसे अपने T-72 टैंक की चेसीज पर फिट करता है। TOS-1A एक तरह का शॉर्ट रेंज MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 24 बैरल लगे होते हैं। TOS-1A 6 से 12 सेकंड में 24 मिसाइलें दाग सकता है। TOS-1A दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने के लिए कारगर हथियार है। TOS-1A को 3 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है। TOS-1A के अलग अलग वर्जन 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर मार करने में सक्षम है। TOS-1A मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। रूस ने पहली बार अपने इस हथियार का इस्तेमाल चेचन वॉर के दौरान किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के बाद ये बात तो तय है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा कर लेना चाहते हैं। लिहाजा वो अपने हथियारों के जखीरे में रखे हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अब तक उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ही तरह राष्ट्रपति पुतिन भी जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद यानी हर हथकंडा अख्तियार कर रहे हैं। और हमारे इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के